हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सो आई होप सब अच्छे होंगे। तो पॉलिटी का क्लास है आज हमारा, और क्लास अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास का लेंथ बढ़ा रहे हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और आपका सिलेबस भी अच्छे से ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये भी नहीं है कि हम लोग को ख़त्म करने के चक्कर में एक ही दिन में आपको सारा ख़त्म कर देंगे। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा करेंगे कि क्लास हम अब लंबी करने वाले हैं। मे बी आपकी, जब मैं हफ्ते में जो 2-3 दिन लाइव लिया करूँ मैथ का, वो 2.5-3 घंटे का भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि लाइव में चल जाता है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे देख रहे हो। बाकी तैयारी करनी है तो कोई इशू की बात ही नहीं है। हम लोग जो भी करवाएंगे बाकी वालों से बेस्ट होगा, सबसे ज़्यादा हम करवाएंगे। इतने टाइम में पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रहे हैं ताकि जो चीज़ें भी आपको मैक्सिमम दे पाएँ। और हमारा प्लस पॉइंट ये है कि हम लोग ऑलरेडी लेक्चर्स प्रोवाइड कर चुके हैं। लास्ट 4-5 मंथ में बहुत सारे हमने JKPSI के लिए लेक्चर प्रोवाइड किए हैं। हालांकि बच्चे सारे नहीं है, कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे। साइंस के आपके पास लगभग 25+ लेक्चर है, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मैथ में आपके पास बेसिक, उसके बाद परसेंटेज, देन आपके पास एवरेज, देन आपके पास टाइम स्पीड डिस्टेंस, देन उसके बाद रेशियो चल रहा है, ये भी खत्म हो जाएगा। आज भी क्लास मिल जाएगी आपको 1 घंटे की। ये 4 चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गए हमारे। आप प्लेलिस्ट में देखिए, आपको प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी। सारा देखिए, इसके आगे हम लोग पढ़ने अभी रेशियो कर रहे हैं, फिर अगला चैप्टर लेंगे हम लोग। ठीक है, फिर इसके बाद हम DI स्टार्ट करेंगे। तो मैथ में आपको कंप्लीट करवा दूंगा, साइंस आपकी कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि काफ़ी लेक्चर हो चुके हैं। पॉलिटी मैं कर रहा हूँ, पॉलिटी की क्लासेस लंबी लंबी क्लासेस आने वाली हैं। पॉलिटी हम लोग आपका A से Z कंप्लीट कर देंगे विद प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए, क्लास PDF और लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे, सारे कंप्लीट करेंगे हम लोग विद द रिवीजन। एक चीज़ याद रखना है कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, जो भी चीज़ अभी पढ़ रहे हो, उसको रिवीजन करने के लिए टाइम आपको नहीं चाहिए, ये साथ साथ होना चाहिए। अगर आज मेरा पॉलिटी का 7th लेक्चर देखने लगे हो तो इससे पहले 6 लेक्चर देख के फिर बैठिए, मीन्स कि कॉपी पे रिवाइज करके बैठिए। एट ए टाइम आपको 6 लेक्चर वो आने चाहिए। इस तरीके से तैयारी करनी है आपको हर सब्जेक्ट की। धीरे 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 रिवीजन पर टाइम ज़्यादा देना शुरू करो। अगर आपको लगता है कि सिलेबस खत्म करके पढ़ेंगे, तो सिलेबस खत्म सब बच्चे करते हैं, सिलेक्शन सबका नहीं होता, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज क्लास में भी थोड़ा लंबा हो। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं। प्रियम्बल आपको पढ़ा चुका हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग, कुछ एक्ट इंपॉर्टेंट है तो उसके बारे में बताएंगे। देन हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स है, कैसे बनी, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए जो असेंबली बनाई गई, किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, कितना खर्चा है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए कॉपी पेन लेके बैठ जाइए एक बार, साथ साथ नोट डाउन करिए। बाकी क्लास PDF आपको मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि 95% सिलेक्शन में जो रोल होता है वो आपका लेक्चर जो पढ़ा आपने टीचर से प्लस जो अपनी कॉपी बनाई है, इसी का होता है। वो सिर्फ 5% रोल होता है नोट्स का, ये होती है सिर्फ सिलेक्शन, ये होता है। तो बच्चे यहाँ पे ज़्यादा फोकस PDF पे रखते हैं, इसलिए हमने PDF की क्लास का देना स्टार्ट कर दिया। अदरवाइज क्लास का PDF हम नहीं देते थे। हमारे जो प्रीवियस बैच है उनको हमने यही प्रेफर किया था कि आप साथ साथ कॉपी बनाइए, कहीं भी डाउट्स आता है आप हमें पूछ सकते हो। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ ब्रिटिश एक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी पढ़ना हमें। कुछ हम ब्रिटिश एक्ट पढ़ेंगे, फिर उस जितने भी एक्ट आए उसका बैकग्राउंड से कहाँ कहाँ से क्या क्या मिला, तो वहाँ से आगे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना के वहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम फिलहाल स्टार्ट कर रहे हैं क्या, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट। तो सबसे पहले ब्रिटिश एक्ट कौन कौन से जो हमें याद रखने हैं, जिसके अंदर क्या क्या बातें हुई वो हमें याद रखनी है। तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको पता है। चलिए, इस बार हमें क्लास में कंटेंट ज़्यादा कवर करना है, तो मैं थोड़ा सा पहले नोट डाउन कर देता हूँ। चलिए ये देखिए, सबसे पहले तो एक मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप था जो कि एक ब्रिटिश ग्रुप था। मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप था जो कि एक ब्रिटिश ग्रुप था। तो इसका एक पार्ट था, एक छोटी सी कंपनी थी जिसको बोला गया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये स्पेशली ईस्ट एरिया में व्यापार करने के लिए इंडिया के अंदर इंडिया के लिए बनाई गई। तो इन लोगों ने क्या किया, परमिशन मांगी किससे, क्वीन एलिजाबेथ जो उस टाइम ब्रिटेन की रानी थी, इनसे परमिशन मांगी किसकी, कि हमें ट्रेड करना है ईस्ट इंडिया में। तो क्वीन एलिजाबेथ ने इनको परमिशन दे दी। तो उसके बाद 1605 में आपको पता है अकबर की डेथ हो जाती है, और उसके बाद उसका बेटा जहांगीर मुगल सम्राट होता है इंडिया का। वो 1605 से लेके 1627 तक रहता है। उसके बाद इसी के टाइम पे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के
एक विलियम हॉकिंस से और एक सर थॉमस रॉय थे, जो 1608 में विलियम हॉकिंस आए और 1615 में ये आए। किसके लिए? एक ट्रेड की परमिशन मांगने की। तो इनको परमिशन मिल गई कि आप लोग इंडिया में ट्रेड कर सकते हो। तो पहले ये ट्रेड करने आए थे, ठीक है। उसके बाद 1611 में इन लोगों ने पहली एक टेम्पररी फैक्ट्री लगाते हैं और 1613 में पहली परमानेंट फैक्ट्री लगाते हैं सूरत के अंदर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पहली फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी की कहाँ पे इस्टेब्लिश की गई? तो आंसर है सूरत, जो कि गुजरात में पड़ता है। तो पहली परमानेंट फैक्ट्री थी, ठीक है। ये हिस्ट्री बैकग्राउंड है, ये हिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे डिटेल में, जब पढ़ोगे आप मॉडर्न हिस्ट्री कैसे कैसे यहाँ से आए थे अंग्रेज, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप था, उसी का एक पार्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंडिया में सबसे पहले ट्रेड करने आई थी। और 1608-1615 ईस्वी में ये जहांगीर के टाइम पे यहाँ पे जो इनके हेड थे वो आए थे परमिशन लेने के लिए। देन इसका फर्स्ट जो फैक्ट्री सेटअप हुआ वो हुआ 1611 में, और देन 1613 में परमानेंट फैक्ट्री एक इनका इस्टेब्लिश हो गया। चलिए आगे बढ़ते, यहाँ तक आपको पता चल गया, कुछ नहीं मैंने बताया, सिंपल बताया कि किस तरह से अंग्रेज एंट्री ली। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और इसके बीच की हिस्ट्री मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि जैसे औरंगजेब जब डेथ होगी उसके साथ साथ बंगाल में अंग्रेज आ चुके थे, मतलब धीरे धीरे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। फिर बैटल ऑफ प्लासे हुआ रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, तो ये फिर बैटल ऑफ बॉक्सर हुआ। तो ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये हिस्ट्री का टॉपिक है। हाँ, इतनी सी बात लिख लो, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि 1600 तक ईस्ट इंडिया कंपनी आने की तैयारी कर रही थी, परमिशन नहीं मिल रही थी। फिर 1600 से लेके 1764 तक इनका अराइवल होना स्टार्ट हो जाता है, अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। देन उसके बाद 1765 से लेके 1857-58 तक, जब 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था, तो किसका रूल रहा? ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल रहा। देन उसके बाद 1858 से लेके लगभग 1919 तक किसका राज रहा? यहाँ पे किसका कंट्रोल रहा? ब्रिटिश क्राउन का। जो भी ब्रिटिश की रानी महारानी होती थी उनका कंट्रोल हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत करप्शन कर रही थी। फिर आपका 1919 से 1947 तक तो किस पे फोकस रहा आपका? सेल्फ गवर्नमेंट, कि अपनी एक गवर्नमेंट बनाना स्टार्ट कर दी। कुछ आपको पता है इंडिपेंडेंट होने तक 1935 जब आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, धीरे धीरे कुछ इंडिया के लोगों को भी इंक्लूड किया जा रहा था और कुछ ब्रिटिश के लोगों की भी गवर्नमेंट, एक सेल्फ गवर्नमेंट बनना स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। और 1947 से 1950 तक क्या था आपका? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, यही तो हम पढ़ रहे हैं, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद आपको पता है 1950 में क्या हुआ? इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये थोड़े से पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है मैं आपको बताऊंगा बीच में कौन कौन से एक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं, क्योंकि हम लोग अभी थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बात उठी, किस तरह से हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। तो सबसे पहले 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का अराइवल तो नहीं हुआ था, लेकिन आने की तैयारी शुरू थी, परमिशन नहीं मिल रही थी। देन आगे 1600 से लेके 1764 तक तो अराइवल हो जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है जहाँ पे अपना व्यापार करना स्टार्ट कर देती है। फिर 1765 से लेकर 1858-57 तक का जो टाइम था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल रहा, और ईस्ट इंडिया कंपनी करप्शन कर रही थी। यहाँ पे जितने भी इसके बोर्ड ऑफ और मेंबर्स होते थे वो एकदम से रिच होते जा रहे थे। तो फिर ब्रिटिश जो क्राउन थी उन लोगों ने बोला यार पता लगाओ कि ये इतने रिच कैसे होते जा रहे हैं। तो पता चला कि इंडिया को बहुत ज़्यादा लूट रहे थे, एक टैक्स लेके तो ब्रिटेन में बेचते थे और एक टैक्स डबल टैक्स लेके वो अपने पास रख लेते थे। देन उसके बाद उसने क्या किया, ब्रिटिश क्राउन लेके आगे यहाँ पे 1858 के बाद, और 1919 तक क्या हुआ, ब्रिटिश क्राउन रहा जहाँ पे ब्रिटिश रानी महारानी जो भी थे उन लोगों ने राज करा, वहीं से कंट्रोल करते थे। देन आफ्टर डैट क्या हुआ, 1919
से लेके 1947 तक हमारा फोकस किसके ऊपर रहा इंडिया में? वो फोकस रहा सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर, जहाँ पे गवर्नमेंट बनाने की बात उठने लगी। तो फिर उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग हमने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, देन उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ आपको पता ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। इतने से पॉइंट आपको वैसे भी पता होना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से एक्ट याद रखने हैं। चलिए, आपको याद कौन से रखने में आपको बाद में बता दूंगा। सिर्फ 2-3 एक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। देखिए, सबसे पहले एक रेगुलेटिंग एक्ट 1776 में बनाया गया, सॉरी 1773 कर लो इसको, 6 नहीं 3 है, ठीक है। 1773 में, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। क्यों लाया गया? एक सीक्रेट कमेटी भी इसको बोला जाता है। ये इसलिए बनाई गई कि पता करिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इतने अमीर कैसे होते जा रहे हैं। तो उस टाइम पे ये कमेटी बनाई गई। इसके कुछ 1-2 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। इस टाइम पे ये क्वेश्चन आता क्या है, इस टाइम पे क्या किया गया, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। कौन? उसका नाम क्या था? उसका नाम लिख लीजिए, उसका नाम है बेरन हेस्टिंग्स। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये भी हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो एक तो ये बनाया गया क्योंकि इसकी एक काउंसिल बनाई गई थी एग्जीक्यूटिव, जिसमें टोटल 4 मेंबर बनाए गए थे। और इसी के टाइम पे क्या लाया गया? इसी के टाइम पे लाया गया फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट बनाया गया इन कोलकाता में। कहाँ पे? जिसको कलकत्ता बोला जाता था। कब? 1774 में। ये कब बनाया गया? ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग बनाया गया। देखो, मैं आपको बहुत सारे पॉइंट नहीं बता रहा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बस वही बता रहा हूँ। ये दोनों पॉइंट एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, और दूसरा वो किस कमेटी के तहत बनाए गए थे, कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग बनाए गए थे। जो पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कोलकाता के अंदर, ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग बनाया गया, कौन सी कमेटी थी, कब बनाया गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है, दूसरे नंबर पे जो एक्ट आता है वो है पिट्स इंडिया एक्ट। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता दूंगा इंपॉर्टेंट कौन सा है। ये आया 1784। हम इंपॉर्टेंट एक्ट ही पढ़ेंगे खाली, ठीक है। ये आया 1784 में। चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं। इसमें क्या किया गया, इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमर्शियल पावर थी, कमर्शियल पावर लिख लो, जो कमर्शियल पावर थी वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, लेकिन जो पॉलिटिकल पावर थी, वो किसको दे दी गई, वो ट्रांसफर कर दी गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। एक बोर्ड बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें कितने मेंबर थे उस टाइम? 6 मेंबर थे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिंपली आपको पिट्स इंडिया इंपॉर्टेंट एक्ट है ही नहीं आपके लिए। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। इसमें क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की थोड़ी सी पावर कम कर गई। जो कमर्शियल पावर थी वो तो उन्हीं को दे दी गई, लेकिन जो पॉलिटिकल पावर थी, जो पॉलिटिकल इनके लीडर वगैरह के लिए जो पावर थी, वो सारी किसको दे दी गई, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था 6 मेंबर का, उसको ट्रांसफ़र कर दी गई। इस पूरे पेज में अभी तक हमने क्या इंपॉर्टेंट सीखा, एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। इसके तहत 2 बातें आपको याद रखनी है कि पहला गवर्नर जनरल कौन बनाया गया, और फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट कहाँ लगा था, कलकत्ता में लगा था। फिर इसके बाद दूसरा एक्ट आया गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। इसमें कुछ नहीं किया गया, ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं है, इसको सिर्फ छोटी सी बात याद रखो, यहाँ पे सिर्फ पावर कम करी गई। देन इसके बाद नेक्स्ट जो आया, उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट।
चलिए नेक्स्ट जो है वो कौन सा एक्ट है, वो चार्टर एक्ट 1813 के अंदर लाया गया। 1813 के अंदर इस एक्ट के अकॉर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि फर्स्ट टाइम एजुकेशन को प्रमोट किया गया, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। और यहाँ पे क्या बोला गया कि 1,00,000 एक्सपेंसेस इन ईच ईयर। यहाँ पे ये बोला गया कि हर साल 1,00,000 रुपीज़ का बजट होगा जो हम लोग एजुकेशन फील्ड में लगाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट था, फर्स्ट टाइम एजुकेशन का एक्सपेंशन हुआ। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली बार एजुकेशन का एक्सपेंशन कब हुआ, मतलब एजुकेशन के ऊपर बजट कब दिया गया 1,00,000 रुपये का। तो वो था चार्टर एक्ट 1813 के अंदर। उसमें एक बात और की गई, क्या इसमें एक बात और की गई, क्या ट्रेडिंग थी। ट्रेडिंग के अंदर क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी। मोनोपोली क्या होता है, जब किसी सिंगल चीज़ का राज होता है, जैसे मार्केट के अंदर मोनोपोली आ जाए, इसका मतलब सिर्फ एक ही आदमी है जो उस पर ट्रेड कर सकता है और कोई उसमें नहीं कर सकता। तो सेम यहाँ पे कौन कर रहा था, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी। जो भी ट्रेड कर रही थी बाहर से, कौन कर रहा था, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी गई, एंड कर दी गई दो चीज़ों को छोड़ के। कहाँ कहाँ, एक चाय में, ठीक है, इंडिया में जो भी चाय पे ट्रेड होगा, टी पे, वो कौन करेगी, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और दूसरी चाइना के अंदर, चाइना में ट्रेड कौन करेगा, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। बाकी हर जगह इसकी मोनोपोली एंड कर दी गई। ये क्वेश्चन आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली किस एक्ट के अकॉर्डिंग खत्म की गई, चाय और चाय इंडिया में और चाइना, पूरी चाइना में ट्रेड छोड़ के। तो आंसर क्या होगा, चार्टर एक्ट 1813 वाला। ठीक है, बस इसमें इतनी ही बात याद रखनी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे देखिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज़्यादा कंटेंट कवर कर पाए। 1833 वाला। चलिए, इसमें क्या हुआ, इसमें सबसे पहले तो फोकस किसके ऊपर किया गया, इसमें सबसे पहले फोकस किया गया सेंट्रलाइजेशन करने के ऊपर। किसके ऊपर, सेंट्रलाइजेशन के ऊपर। मतलब कि एक सेंटर बनाओ जिससे पूरा इंडिया को कंट्रोल किया जाए। और इसलिए इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया, इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उसको क्या बना दिया गया, उसको बना दिया गया फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। कौन था पहला, उसका नाम लिख लो। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो ये नाम याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट तो हमेशा पूछा जाता है आपके एक जीके में टॉपिक भी होता है फर्स्ट इन इंडिया, तो ये फर्स्ट वाली चीज़ें पूछी जाती हैं। तो चार्टर एक्ट 1833 के अंदर सबसे पहली बात फोकस किया गया सेंट्रलाइजेशन के ऊपर, कि एक सेंटर से कंट्रोल किया जाए, पूरी पावर सेंटर को दी जाए। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था, तो उसको हटा के क्या बनाया गया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसी एक्ट में क्या किया गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेडिंग जो मोनोपोली थी टोटली खत्म कर दी गई, एंड कंप्लीटली। पहले क्या था, पहले चाय पे थी, चाइना में थी, अब वो भी खत्म कर दी गई, कोई भी पावर नहीं रखी। ठीक है, यहाँ पे जो कानून बनाने के मेंबर थे, यहाँ पे उनकी काउंसिल में पहले क्या होता था, पहले 4 मेंबर्स थे, अब उसमें 1 मेंबर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया।
और इसमें जिसको ऐड किया गया उसका नाम क्या था, उसका नाम था, ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि क्वेश्चन आता है, लॉर्ड मैकले। और इसी को क्या बोला जाता है, फर्स्ट लॉ कमीशन हेड। इसी को क्या बोला जाता है, फर्स्ट लॉ कमीशन हेड कौन थे। इंडिया में कानून बनाने के लिए पहला जो लॉ मिनिस्टर था वो कौन था, लॉर्ड मैकले। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसी एक्ट में एक दो बात और इम्पोर्टेंट ऐड की गई, वो क्या थी, यहाँ पे पार्टिसिपेशन बढ़ा दिया गया, पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर इंडिया। तो इसमें पहली बार क्या किया गया, इंडिया के लोग भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स होती थी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, मतलब ये भी इसमें रख दिया गया। तो चार्टर एक्ट 1833 के मैंने कुछ पॉइंट बताए, यहाँ पे जितने भी पॉइंट है एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है और इसको आप हिस्ट्री में पढ़ने वाले हो, इसको आप हिस्ट्री में भी पढ़ने वाले हो, ठीक है। ये इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, तो ये आप लोग वैसे भी हिस्ट्री में पढ़ने वाले हो, लेकिन मैंने कोशिश की यहाँ पे भी आपको बताने की ताकि थोड़ा सा आपको समझ आ पाए। तो क्या क्या बताया मैंने, सबसे पहले मैंने इस पूरे पेज का रिवीजन कर देता हूँ। एक चार्टर एक्ट 1813 के अंदर क्या किया गया, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में एजुकेशन को बढ़ाया गया और हर साल बोला गया कि 1 लाख का बजट हम लोग इसके ऊपर खर्च करेंगे। यहाँ पे ट्रेडिंग क्या था, जो ट्रेडिंग थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली कुछ हद तक ख़त्म कर दी गई, सिर्फ 2 फील्ड को छोड़ के। फर्स्ट वन इज टी एंड सेकंड वन इज चाइना। मतलब टी इन इंडिया, इंडिया में जो टी का व्यापार होता था वो स्टिल अभी किसके पास है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। एंड चाइना के अंदर पूरा ट्रेड कौन कर रहा है, अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी। जब चार्टर एक्ट 1833 आया, इसमें सबसे पहले तो फोकस किया गया सेंट्रलाइजेशन के ऊपर कि सेंटर बनाओ, सेंटर से पावरें कंट्रोल की जाएंगी। तो इसमें फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। पहले क्या था, पहले गवर्नर जनरल बंगाल होता था, अब उसको इंडिया बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली पूरी एंड कम्प्लीटली एंड कर दी गई, पूरी तरह से मोनोपोली खत्म, कोई भी ट्रेड कर सकता है। उसके बाद जो लॉ मेंबर थे उसकी काउंसिल 4 मेंबर थे, उसमें अब क्या किया गया, एक आदमी एक्स्ट्रा जोड़ा गया जिसका नाम था लॉर्ड मैकले। ये आपको याद रखना है, ये फर्स्ट लॉ कमीशन हेड भी थे, जो पहला लॉ कमीशन बना था उसके पहले हेड भी कौन थे, लॉर्ड मैकले थे। और उसके बाद एक एक्स्ट्रा पॉइंट किया गया कि इंडिया के लोग भी अब उनके एडमिनिस्ट्रेशन जॉब के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखिए। ये वाला चार्टर एक्ट खत्म हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखिए अभी। चलिए गाइस, ये देखिए कुछ पॉइंट बताता हूँ आपको। इसके बाद चार्टर एक्ट 1853 लाया गया। इसमें आपको याद रखना है कि ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें 12 मेंबर थे, ये बनाया गया सबसे पहले। ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया, ठीक है। इसमें कितने, 12 मेंबर थे। इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। देन उसके बाद सिविल सर्वेंट को ओपन कंपटीशन कर दिया गया, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। चार्टर एक्ट 1853 में सबसे पहले ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया जिसमें 12 मेंबर थे और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जो सिविल सर्वेंट थे उसको ओपन कंपटीशन कर दिया गया, कोई भी एग्जाम दे सकता है। तो इंडिया के पहले फर्स्ट आईसीएस कौन थे, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को एंड कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में सबसे पहले आई थी उसको ख़त्म करके क्या बोला गया कि अभी हम लोग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, रिप्लेस करके वाइसराय ऑफ इंडिया बना रहे हैं। सॉरी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था उसको हम लोग वाइसराय ऑफ इंडिया कर रहे हैं, जो कि लॉर्ड कैनिंग थे।
अगर क्वेश्चन पूछे कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, तो आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था, वो क्या करता था, पहले सारा कंट्रोल करता था। अब कौन कंट्रोल करेगा, अब वाइसराय करेगा। कौन करेगा, वाइसराय ऑफ इंडिया। तो वाइसराय ऑफ इंडिया पहला कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ये आपको पता होना चाहिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कब खत्म हुई, मैं पहले ही लिखवा चुका हूँ कि 1858 के बाद ब्रिटिश क्राउन का राज शुरू हो चुका था। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का एंड हो गया था। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 लाया गया। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, वो क्या है, फर्स्ट टाइम पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग काम करता है। जैसे एग्रीकल्चर के लिए अलग डिपार्टमेंट, जिसको आजकल आप कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हो ना, कैबिनेट मिनिस्टर की एग्रीकल्चर मिनिस्टर अलग कर दिया, फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस को देखेगा, ठीक है, ऐसे अलग अलग मिनिस्टर पूरे बना दिए। तो इस तरह से पोर्टफोलियो सिस्टम पहली बार कब लाया गया, ये लाया गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंदर। और पहली बार ऐसा हुआ कि कानून बनाने वाले जो भी मेंबर थे उसमें इंडिया के लोग भी आने लगे। जो कानून बनाने वाले थे, लॉ मेकिंग जो भी कमेटी होती थी, उसमें इंडिया के लोगों को भी पार्टिसिपेट करने का अनुमति मिल गई, जो इंडिया के लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो आई होप कि यहाँ तक आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब होना क्या है, अभी एक दो एक्ट हो रहा है, इसके बाद जो 2-3 एक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने जितने एक्ट बताए, ये एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, ये आप हिस्ट्री में भी पढ़ोगे, हिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट लिखवा दिए यही इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो ये एक्ट बहुत बड़े बड़े थे, एक एक एक्ट पढ़ोगे तो आपको 2-2 क्लासें निकल जाएंगी, लेकिन आपको मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए कैसे कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ से चीज़ें उठाई जा रही हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि यहाँ तक समझ पाए होंगे। चार्टर एक्ट 1853 में सबसे पहले क्या हुआ, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, जिसमें 12 मेंबर थे और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। पहले तो फर्स्ट टाइम सिविल सर्वेंट ओपन कब किया गया, ये भी 1853 में किया गया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करके क्या बना दिया, पहला वाइसराय बना दिया गया। बस ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 1858 के बाद आपका 1919 तक यही रहेगा। ठीक, 1919 के बाद सेल्फ गवर्नमेंट बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 याद रखना कि पोर्टफोलियो सिस्टम सबसे पहले कब आया, ये आया था 1861 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए, ये क्लास में भी आपको बोरिंग लग सकती है, लेकिन ज़रूरी था आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ाना। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में एक आया, इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे पहली बार इंडिया के लोगों को बजट के ऊपर डिस्कशन करने का राइट दिया गया, कि वो बजट के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन वोट डालने का राइट नहीं दिया गया। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 909, जिसको मॉर्ले मिंटो एक्ट भी बोला जाता है, क्योंकि उस टाइम वाइसराय वगैरह कौन थे, मॉर्ले मिंटो वगैरह थे, और मिंटोस का सेकंड इन कमांड पे थे, तो उन दोनों के लिए ही ये नाम रख दिया गया, मॉर्ले मिंटो एक्ट 909 ये लेके आए थे। सबसे पहले इसमें बात की गई फर्स्ट इलेक्टोरल कॉलेज की बात कहाँ की गई, मॉर्ले मिंटो एक्ट 909 में की गई। यहाँ पे कम्युनलिज्म की बात की गई, मतलब यहाँ पे कम्युनिटी के ऊपर बात की गई कि हिंदू मुस्लिम के अलग अलग राइट होने चाहिए। तो यहाँ इस एक्ट के बाद ही हिंदू मुस्लिम में डिमांडेड होना शुरू हो चुकी थी। जो डिमांड कर रहे थे मुस्लिम अलग के लिए, वो यहाँ पे ज़्यादा इनको क्या हुआ, एक प्रमोशन मिल गया, यहाँ पे इनको थोड़ा राइट मिल गए। तो सबसे पहले डिफरेंट इलेक्टोरल कॉलेज की बात कहाँ की गई, इंडियन काउंसिल एक्ट 909 में की गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। एक तो इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इंडियन काउंसिल एक्ट का दूसरा नाम क्या है ये पूछा जाता है। तो पहली बार मुस्लिम के लिए डिफरेंट इलेक्टोरल कॉलेज की बात कब हुई, ये भी इसी में हुई। उसके बाद आपको ये वाला एक्ट याद रखना है, मॉन्टेक्यू क्लेम्सफोर्ड एक्ट 1919। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यही एक्ट है 4 जो अभी मैं आपको पढ़ाने वाला है, कि ये वाला, ये आगे जितने भी आने वाले हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें ड्यूआर्की सिस्टम इन प्रोविंस में लाया गया, मतलब जिसको आप स्टेट बोलते हो, सेंटर में नहीं, स्टेट में ड्यूआर्की सिस्टम लाया गया। और इसके फादर किसको बोला जाता है, ड्यूआर्की सिस्टम के फादर किसको बोला जाता है, सर लायनल कर्टिस। तो ड्यूआर्की सिस्टम क्या होता है, इसका मतलब जैसे हमारे इंडिया में भी ड्यूआर्की सिस्टम चल रहा है, जैसे स्टेट अलग काम कर रही है, सेंटर अलग कर रही है।
कुछ जो मुद्दे हैं वो सेंटर कंट्रोल करती है, कुछ स्टेट करती है। तो दोनों के लिए डबल सिस्टम बनाया गया कि प्रोविंस के लिए जहाँ बनाया गया कि जो प्रोविंस है स्टेट के अंदर ड्यूल सिस्टम कैसे काम करेगा। ठीक है, ये सेंटर में नहीं था, अभी फिलहाल प्रोविंस के अंदर था। तो पहली बार ड्यूआरकी सिस्टम कब आया ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये एक्ट जो 1990 में था इसी में इसको लाया गया। इसके बाद बाइकैमरलिज्म सिस्टम इन सेंटर में लाया गया। बाइकैमरलिज्म सिस्टम इन सेंटर में लाया गया, इसका मतलब क्या है, जैसे आपका दो सिस्टम है ना, लोकसभा राज्यसभा, लोअर हाउस हायर हाउस, तो ऐसे ही इसी को बोलते हैं बाइकैमरलिज्म। तो पहली बार कब लाया गया ये भी आपका एक्ट 1990 में लाया गया। उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया 1920 में, जो कि ली कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर, रिकमेंडेशन के ऊपर ये बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये एक्ट इंपॉर्टेंट है, मैं रिवीजन कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे एक्ट खत्म होने वाले हैं, फिर हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 909 को मॉडल मिंटो एक्ट 1909 भी बोला जाता है। सबसे पहले एक ही पॉइंट है याद रखने वाला कि डिफरेंट इलेक्टोरल कॉलेज की बात कहाँ की गई, तो ये की गई थी मॉडल मिंटो एक्ट 1909 में, या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में, 1909 में। उसके बाद मॉन्टेक्यू क्लेम्सफोर्ड एक्ट 1919 में सबसे पहले ड्यूआरकी सिस्टम लाया गया प्रोविंस के अंदर, और इसके फादर कौन है ये भी कभी कभी पूछा जाता है। फिर बाइकैमरलिज्म सिस्टम लाया गया सेंटर के अंदर, और पब्लिक सर्विस कमीशन लाई गई 1920 के अंदर। यहाँ पे इसके ये 2 पॉइंट, इसके पॉइंट तो आपको याद करने पड़ेंगे इनके। ये 2 एक्ट हो गए आपके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखिए, नेक्स्ट एक्ट देखिए। चलिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है। क्यों? क्योंकि 90% क्वेश्चन ये लास्ट के जो 4 एक्ट हैं, एक 1909 वाला, एक 1919 और एक 1935 और एक 1947, 90% क्वेश्चन इसी में से आता है, और ये तो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। बाकी चाहे ना भी पढ़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बताना जरूरी था आपको सब कुछ। तो सबसे पहला पॉइंट इसका ये है, इसके तो आपको सारे पॉइंट पढ़ने हैं क्योंकि यही आपका इंपॉर्टेंट एक्ट है 1935, यही तो इसका बेस आपके कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बनाया गया। तो ड्यूल सिस्टम सेंटर में लागू कर दिया गया। जैसे ड्यूआरकी पहले कहाँ थी, प्रोविंस में थी, पहले प्रोविंस में थी, 1919 में पढ़ा हमने, लेकिन अब इसको क्या किया गया, सेंटर में लागू कर दिया गया। मतलब कि 2 तरह से काम होंगे, अलग अलग डिसीजन बांटे जाएंगे कि इस इशू पे काम यहाँ स्टेट करेगा, इस इशू पे सेंटर करेगा, और जो स्टेट में था वो भी काम बांट दिए गए। ठीक है, ड्यूआरकी सिस्टम लाया गया, काम को मतलब 2 तरीके में बांट दिया गया। उसके बाद ऑल इंडिया फेडरेशन लाया गया। ऑल इंडिया फेडरेशन कब आया, 1935 में। उसके बाद फेडरल सिस्टम लाया गया। ठीक है, फेडरल सिस्टम लाया गया। देखो फेडरल सिस्टम क्या होता है, फेडरल सिस्टम का मतलब होता है जब अलग अलग गवर्नमेंट काम करते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। तो ऑल इंडिया फेडरेशन भी और फेडरल सिस्टम भी आपका कब लाया गया, 1935 में। बाइकैमरल सिस्टम सेंटर में तो था ही, 1919 में बोला था सेंटर में, इसको स्टेट में भी लागू कर दिया। लोअर हाउस हायर हाउस स्टेट में भी होगा। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल पब्लिक कमीशन, प्रोविंस पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको आप लोग अभी क्या क्या पढ़ते हो। ठीक है, आप इसको अभी क्या क्या बोलते हो, देखो सबसे पहले जिसको आप यूपीएससी बोलते हो। ठीक है, चलो इससे पहले मैं इसको बताता हूँ। जैसे इसके अंदर आप पावरें डिवाइड कर दी गई, पावरें डिवाइड कर दी गई मतलब डिवीज़न ऑफ पावर किया गया। स्टेट लिस्ट अलग बनाएगी, उसके बाद यूनियन लिस्ट बनाएगी कि कौन कौन सा काम यूनियन करेगा, जैसे कॉन्करेंट लिस्ट बनाएगी। ये आप सब कुछ पढ़ोगे ठीक आगे चल के। तो मतलब डिवीज़न ऑफ पावर कर दिया गया, फेडरल सिस्टम कर दिया गया। ठीक है, अलग अलग प्रकार की गवर्नमेंट चलने लगी। तो चलिए, जिसको आप अभी नीचे 1950 के बाद आप इसको नाम चेंज करके इसको आप बोलते हो यूपीएससी के नाम से जानते हो, इसको आप एसपीएससी के नाम से जानते हो, इसको आप यूपीएससी के नाम से जानते हो। ठीक है, और जो फेडरल कोड था, जो फेडरल कोड बनाया गया था 1935 में, इसी की सेम पावर जो इसमें कोड काम करता था वही आपकी सुप्रीम कोर्ट को 1950 में दे दी गई। आप देखो ये लगभग सारा की सारा हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ करते हैं।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाई कैमरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, ये सारे यूपीएससी का नाम चेंज हो गया। जो फेडरल कोर्ट था उसको सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया, जो उसमें पावरें थी वही इसको दे दी गई। तो ये आपको बेसिकली याद करना ही करना है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, एक इंडियन काउंसिल एक्ट और एक ये वाला 1919 वाला मॉन्टेक्यू क्लेम्सफोर्ड एक्ट और उसके बाद 1935 वाला एक्ट, ये तो आपको बाय हार्ट याद करना है, यही से क्वेश्चन आता है। बाकी चाहे पीछे वाला छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 90% क्वेश्चन यही से आता है। तो ये था 1935 का एक्ट। यहाँ से आपको देखो कितनी बातें याद करनी है इंपॉर्टेंट, कि ऑल इंडिया फेडरेशन कब आया 1935 में, ड्यूल सिस्टम सेंटर में कब लागू किया 1935 में, फेडरल सिस्टम कब आया 1935 में, कौन से एक्ट के तहत आया, बाई कैमरल कब आया 1935 एक्ट, ये जो आप जितना भी पढ़ते हो सारे कब आए 1935 में, और फेडरल कोड कब आया 1935 में। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लास्ट एक्ट देखते हैं 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। तो खत्म हो गया आपके बेसिक एक्ट सारे। यहाँ पे देखिए इसका जो बेस था वो था माउंटबेटन प्लान के आधार पे बनाया गया, जिसमें इंडिया और पाक दो अलग अलग कंट्री थी, यही मेन प्लान था इसका। उसके बाद इसको पास किसके द्वारा किया गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये क्वेश्चन आता है कि इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 किसके द्वारा पास किया गया, तो बच्चे आंसर लगाते हैं इंडिया के द्वारा। बेटा उस टाइम इंडिया की गवर्नमेंट थी ही नहीं, तो उस टाइम जो पास किया गया था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में हुआ था, और उसमें ये पास हुआ कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंट कर दिया जाएगा। 1947 से लेके 1950 तक कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। तो इंडिया के अंदर जो काम हुआ वो किसके बेस पे हुआ, जो 1935 का एक्ट था, जो भी इसमें काम थे उसी के हिसाब से इंडिया में काम होना स्टार्ट हो गया। और 1947 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ब्रिटिश के पीएम कौन थे उस टाइम, तो ये याद रखना, एटले थी। एटले कौन थे, एटले। क्योंकि बच्चे माउंटबेटन लगा देते हैं, माउंटबेटन बेटा प्राइम मिनिस्टर नहीं थे ब्रिटेन के, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ये याद रखना, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस टाइम, एटले थे। चलिए आगे देखिए, इंटरिम गवर्नमेंट होता है, जैसे इसको आप बोल सकते हो नॉन परमानेंट गवर्नमेंट, ठीक है। तो नॉन परमानेंट गवर्नमेंट क्यों, क्योंकि अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, हम 1947 में इंडिपेंडेंट हो गए, तो उस टाइम जो हेड थे वो कौन था, माउंटबेटन थे। हेड कौन था, माउंटबेटन थे। उसके बाद डिप्यूटी हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। होम मिनिस्टर किसको बनाया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरिम गवर्नमेंट में होम मिनिस्टर कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। डिफेंस मिनिस्टर किसको बनाया गया, सरदार बलदेव सिंह को। फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फाइनेंस मिनिस्टर किसको बनाया गया, लियाकत अली को। और एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया राजा गोपालाचार्य को। तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट में 2-3 पॉइंट याद करने वाले हैं। वो क्या है कि बेस किसको माना गया था, ये माउंटबेटन प्लान को माना गया। पास कहाँ हुआ ये, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। इंडिया को इंडिपेंडेंट कब मिलेगी, ये तो आपको पता ही है 15 अगस्त को। और 3 साल तक ये 47 से 50 तक जो टर्म था, लगभग 3 साल का, इसमें इंडिया के अंदर काम किसके आधार पे होने लगा, मतलब कौन सा कानून चलने लगा, तो 1935 में एक्ट की बातें यहाँ पे लागू की गई। तो 1947 में उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे जब इंडिया आज़ाद हुआ था, तो आंसर होगा एटले। और इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन क्या था ये आपको पता चाहिए। हेड कौन थे, माउंटबेटन थे, और जो डिप्यूटी हेड थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए ये लास्ट पॉइंट देख लीजिए, फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जब इंडिया आज़ाद हो गया उस टाइम की जो कैबिनेट मिनिस्टर बने वो कौन कौन थे। जैसे आजकल आप कैबिनेट मिनिस्टर देखते हो ना, तो इंडिया में जवाहरलाल नेहरू जी वो प्राइम मिनिस्टर भी थे और वो फॉरेन मिनिस्टर भी थे। प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, पहले प्रधानमंत्री, इलेक्शन के बाद भी जवाहरलाल नेहरू ही बने थे। पहला होम मिनिस्टर कौन थे हमारे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन थे, वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो इंटरिम गवर्नमेंट में थे। एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, अब्दुल कलाम, ये हमारे जो प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम वो वाले नहीं है, ये दूसरे हैं, ठीक है। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन था आपके, सनमुखन छेट्टी। और इन्हीं के द्वारा इंडिया का पहला इंडिपेंडेंट बजट पेश किया गया। ये मैं आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, सरदार बलदेव सिंह।
और लॉ मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब मैं जो भी पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ, देन क्लास को ख़त्म करता हूँ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लेक्चर वो भी बना देता हूँ। फिलहाल एक लेक्चर को यही तक रखते हैं, फिर आगे हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए एक बार सबसे पहले तो हम रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले हमने पढ़ा कि ब्रिटिश जो एक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, जितने भी पढ़े हमने ब्रिटिश एक्ट पढ़े हैं। मर्चेंट एडवेंचर एक ब्रिटिश ग्रुप था जिसकी एक ईस्ट इंडिया कंपनी, एक छोटे से कंपनी थी। उनको परमिशन दिलवाई गई कहाँ से, क्वीन एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट से, कि ईस्ट साइड में व्यापार करना है इंडिया में। तो 1605 में अकबर जी की डेथ हो जाती है और 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर मुगल सम्राट थे। और उसी के दौरान 1608 और 1615 में विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रॉय आए थे। ठीक है, ट्रेड की परमिशन लेने के लिए। तो ट्रेड की परमिशन जहांगीर ने दी थी। उसके बाद 1611 में पहली टेम्पररी फैक्ट्री लगाई गई और परमानेंट पहली जो फैक्ट्री थी वो सूरत में गुजरात में लगाई गई 1613 में। ये डेट भी याद रखना। ठीक है, मैं यहाँ पे जो पॉइंट इंपॉर्टेंट बताऊंगा वो याद कर लेना। ठीक है, एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये वाला कि कंपनी कहाँ लगी थी और कब लगी थी। नेक्स्ट 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आ नहीं पाई थी, लेकिन परमिशन नहीं मिल रही थी। ये डेट आपको याद तो नहीं करनी है, थोड़ा सा आइडिया देने के लिए मैंने ये बताया कि 1600 से 1764 तक क्या था, अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर 1765 से 1858 तक क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। फिर इसको खत्म करके ब्रिटिश क्राउन बनाया गया, फिर सेल्फ गवर्नमेंट, फिर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हमने पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ये क्यों बनाया गया एक्ट, इसलिए बनाया गया क्योंकि करप्शन बहुत हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए, ठीक है, बैरन हेस्टिंग्स। और पहला सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में लगा पहले रेगुलेटिंग एक्ट में। इसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद क्या रखना है कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया जहाँ पे सिर्फ पावर कम की गई, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद चार्टर एक्ट 1813 आया, जिसमें आपको ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एजुकेशन के ऊपर 1 लाख का एक्सपेंशन रखा गया, हर साल खर्चे किए जाएंगे। तो ये कब आया गया, चार्टर एक्ट 1813 के अंदर। फिर चार्टर एक्ट 1833 आया जिसमें फोकस किया गया सेंट्रलाइजेशन के ऊपर। इसलिए यहाँ से जो लॉर्ड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे पहले जो होता था, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, अब उसको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहला किसको बनाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। ठीक है, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली लगभग एंड कर दी गई, कंप्लीटली एंड कर दी गई, यहाँ पे लगभग तो ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीटली एंड। तो ये क्वेश्चन याद कर लेना, चार्टर एक्ट 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली, ट्रेड मोनोपोली कब खत्म की गई, तो वो 1833 में की गई। ठीक है, और इसमें ये तो आपको वैसे फैक्चुअल मतलब फैक्ट की फॉर्म में याद होना चाहिए कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था। उसके बाद पहली बार इंडिया ने पार्टिसिपेट कब करा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी में पहली बार इंडिया ने पार्टिसिपेट कब करा, तो वो भी 1833 एक्ट में ही बोला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये याद कर लेना कि फर्स्ट लॉ कमीशन हेड कौन थे, लॉर्ड मैकले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्टर एक्ट 1853 के अंदर ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई 12 मेंबर्स की, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इसमें ये पॉइंट याद करने वाला मैंने पहले स्टार मार्क किया हुआ है कि पहला सिविल सर्वेंट कौन था इंडिया का, वो था सत्येंद्रनाथ टैगोर। और सिविल सर्वेंट सबसे पहले कब ओपन कंपटीशन रखा गया, 1853 के अंदर। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसराय ऑफ इंडिया बना दिया गया। लॉर्ड कैनिंग आपके पहले वाइसराय थे। ये तो कुछ फैक्ट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1861, यहाँ पे एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पोर्टफोलियो सिस्टम कब लागू किया गया, तो किस एक्ट के तहत, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बीच वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। यहाँ से अगर आपने पीछे कुछ भी नहीं पढ़ना मत पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ से स्टार्ट कर देना। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या मॉर्ले मिंटो एक्ट 1909 क्या था, तो सबसे पहले मुस्लिम के लिए डिफरेंट इलेक्टोरल कॉलेज की डिमांड कब की गई, कब मतलब बात की गई, तो ये की गई आपकी इंडियन काउंसिल एक्ट। एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ, इसको स्टार मार्क कर लेना। दूसरा ये मॉन्टेक्यू क्लेम्सफोर्ड एक्ट 1919 क्या है, सबसे पहले ड्यूआर्की सिस्टम प्रोविंस के लिए लाया गया। इसके फादर हैं सर लायनल कर्टिस।
फिर बाई कैमरल सिस्टम सेंटर में लाया गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।